हाय गाइस, आप सभी को संचंद्रा यूट्यूब क्लासेस में आप सभी को स्वागत है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले BHIC 101 का चैप्टर 1 जो थोड़ा बहुत छूट गया था उसको हम लोग कवर करेंगे आज। उसमें जो प्राचीन भारत का जो सोर्सेस था उसमें हम लोग साहित्यिक सोर्स को देख लिए हैं। अब आज हम लोग डिस्कस करेंगे पुरातात्विक स्रोत। तो आइए हम लोग आज इसको पढ़ते हैं, रीडिंग डालते हैं। तो पुरातत्व के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। पुरातत्व के द्वारा अतीत को समझने के लिए भौतिक सामग्री का अध्ययन किया जाता है। जो अतीत को समझने के लिए हम लोग भौतिक सामग्री का भी अध्ययन करते हैं, जिसमें मूर्तियाँ हो गई, मिट्टी के बर्तनों, हड्डियों के टुकड़े, घर के अवशेष, मंदिर के अवशेष, अनाज, सिक्के, मुहरे, शिलालेख आदि वे अवशेष है जो पुरातत्व विज्ञान की विषय वस्तु के रूप में हमारे समान हैं। जो प्राचीन भारत का इतिहास जो है, इसको पुरातत्व को समझने के लिए हम लोग इसमें मूर्तियों को देखेंगे, अध्ययन करेंगे। मिट्टी के बर्तनों के आधार पर हम लोग इतिहास से जानकारी मिलेगी। हड्डियों के टुकड़े, जो उस समय के औजार जो बनते थे, घर के अवशेष, जो घर का संरचना होता था, स्थापत्य कला, उसके बारे में देखेंगे। यह पुरातत्व साक्ष्य है जिससे हम प्रागैतिहासिक काल को अध्ययन करने में सक्षम हैं। जो ये पुरातात्विक साक्ष्य है, इससे के माध्यम से हम प्रागैतिहासिक काल को अध्ययन करने में सक्षम रहे हैं तथा इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है जो प्राचीन काल के इतिहास के जानकारी देने में। भारत में भी पुरातत्व के आधार पर आदि ऐतिहासिक काल का पुनर्निर्माण किया गया। हालांकि हम पुरातत्व की उपयोगिता को केवल इन अवधियों तक सीमित नहीं कर सकते हैं। यह उन अवधियों के लिए महत्वपूर्ण है जिनके लिखित प्रमाण हैं जो इतिहास के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण के लिए इंडो ग्रीक के इतिहास के सिक्कों के आधार पर ही समझा गया है। जो इंडो ग्रीक शासक थे जो आए थे भारत पर आक्रमण करने के लिए, तो उनके बारे में सिर्फ केवल स्रोत जो है वो सोर्सेस है, वो सिक्का के आधार पर ही उस शासन के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। आप देख सकते हैं कि ये जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है, यह मुद्रा का कुछ जो उस समय के सिक्का प्रचलन में थे वही सिक्कों का इसमें दिखाया गया है। मौर्य आहत सिक्के का भंडार, जो ये जो सिक्के दिख रहे हैं, ये आहत सिक्के होते हैं। उत्खनन और अन्वेषण जैसे पुरातात्विक तरीके महत्वपूर्ण है क्योंकि ये व्यापार, राज्य, अर्थव्यवस्था, सामाजिक पहलू, धर्म, इस तरह से सांसारिक पहलुओं पर महत्वपूर्ण सामग्री प्रदान करते थे। तो ये बोल रहा है कि जो व्यापार जो हम लोग जो व्यापार करते थे एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पर, तो व्यापार करने के लिए मुद्रा की जरूरत पड़ती थी। राज्य की अर्थव्यवस्था को संचालन करने के लिए मुद्रा की जरूरत होती थी। सामाजिक पहलुओं, धर्म और इस तरह के जो धर्म में दान दक्षिणा दिया जाता था, शासन में राजा महाराजाओं को जो उपहार दिए जाते थे, वो कहीं ना कहीं इन मुद्राओं को भी उपयोग में लाया जाता था। जैसे कि लोग कैसे रहते हैं, खाते और कपड़े पहनते थे। उत्खनन से पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण, ताम्र पाषाण, लौह युग, महापाषाण और कई अन्य संस्कृतियों पर भारी मात्रा में दत्त सामग्री प्राप्त हुई है। जब उत्खनन हुआ था आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया के द्वारा, जो भारतीय पुरातात्विक विभाग जो है उनसे द्वारा, जब पूरा पाषाण जो काल है, मध्य पाषाण, नवपाषाण तथा ताम्रपाषाण काल में जब इसका उत्खनन हुआ था, तो यहाँ से भारी मात्रा में हमारे पुरातात्विक जो अवशेष प्राप्त हुए, उन्हीं के अध्ययन के हम लोग इतिहासकार ने उनके अपने अपने अनुभवों के द्वारा इतिहास को लिखा हुआ है। हड़प्पा लिपि अभी भी अनिर्धारित है। जो हड़प्पा लिपि का जो हड़प्पा सभ्यता हम देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता का जो लिपियाँ हैं वो चित्रात्मक लिपि है, जो अभी तक उसको हम लोग पढ़े नहीं जाता। ऐसा कोई हमारे पास उसका डिटर्मिनेंट्स नहीं है कि जो उस लिपियों को हम लोग पढ़ सके। इसलिए इस अवधि की जानकारी पूरी तरह से पुरातत्व से प्राप्त की गई है तथा इसकी जो जानकारी हमें पूरी तरह पुरातात्विक अवशेषों के द्वारा से ही हमें प्राप्त होती है।
यह हमें उत्पत्ति, प्रसार, अधिवास के प्रतिरूप, शहरीकरण, व्यापार, राजनीति, अर्थव्यवस्था, कृषि, शिकार, फसलों, कृषि उपकरणों, प्रौद्योगिकी, मानकों, मुहरों, अग्नि, वेदियों, धर्म और इस सभ्यता के ह्रास के बारे में बताता है। जो सिंधु सभ्यता के जो शहरीकरण योजना थी, शहरीकरण जो नगरीय नियोजन था, जो व्यापार था, उसकी जो राजनीतिक अवस्था थी, अर्थव्यवस्था थी, उस समय के जो कृषि होते थे, शिकार, फसलों, कृषि उपकरणों, मन को, मुहरों आदि के बारे में ये हमारे अवशेष जो पुरातात्विक अवशेष है इसकी जानकारी देता है। पुरातात्विक अवशेष में एक सबसे प्रमुख अवशेष सिक्का है, जो सिक्के के माध्यम से हमारे इतिहास को अध्ययन किया जाता रहा है। तो आइए हम उस सिक्के के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सिक्के उत्खनन में या मुद्रा भंडारण के रूप में पाए जाते हैं। सिक्कों को अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। जो सिक्कों का अध्ययन होता है उसे मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। सिक्का जो एक धातु मुद्रा है, जो सिक्का का निर्माण होता है वो किसी न किसी धातु से ही सिक्का का निर्माण किया जाता है और इसका एक निश्चित आकार तथा इस सिक्का को बनाने के लिए एक निश्चित आकार दिया जाता है और वजन मानक है। इस पर जारी करने वाले प्राधिकरण की मुहर भी मिल सकती है। जैसे अब जानते हैं कि जिन प्राचीन काल में जो जितने राजा हुए, शासक हुए, अपने अपने कुछ सिंबल के माध्यम से उस सिक्कों पे मुहरें उल्लेखित करते थे ताकि उनकी पहचान आइडेंटिफाई हो सके, ये हमारे राज्य या हमारे शासन के सिक्के हैं। उस सतह पर जहां संदेश लिखा जाता है उस अग्रभाग और विपरीत पक्ष को उल्टा भाग कहा जाता है। प्रारंभिक भारतीय इतिहास में दूसरा शहरीकरण लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व पहला उदाहरण है जहां हमें सिक्के के साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों प्रमाण मिलते हैं। यह राज्यों के उदय, कस्बों और शहरों के विकास और कृषि और व्यापार के प्रसार का समय था। प्रारंभिक भारत के सिक्के तांबे, चांदी, सोने और शीशे से बनते थे। जो प्रारंभिक भारत के जो सिक्के का निर्माण होता था वो उसमें से प्रमुख धातु में से जिनमें सिक्के तांबे, चांदी, सोने और शीशे थे। पक्की मिट्टी के बने सिक्कों के सांचे जो कुषाण काल पहली तीसरी शताब्दी ईस्वी से संबंधित हैं। जो पक्की मिट्टी के भी सिक्कों का निर्माण किया गया है जो कुषाण काल के शासन काल में यह प्रचलित थी, सैकड़ों में पाए गए हैं। वे इस समय के समृद्ध वाणिज्य को दर्शाते हैं। प्रमुख राजवंशों से संबंधित अधिकांश सिक्कों को सूचीबद्ध और प्रकाशित किया गया है। उपमहाद्वीप में सबसे पुराने सिक्के आहत सिक्के हैं। जो भारतीय उपमहाद्वीप जो है, इस उपमहाद्वीप में सबसे प्राचीन अगर सिक्के का प्रमाण मिलता है तो वो है आहत सिक्के। ये ज़्यादातर चांदी के और कभी कभी तांबे के होते हैं। जो ये आहत सिक्के थे वो ज़्यादातर चांदी तथा तांबा के बने होते थे। मगध साम्राज्य के विस्तार के साथ मगध के आहत सिक्के को प्रतिस्थापित किया गया जो अन्य राज्यों द्वारा जारी किए गए थे। हालांकि सबसे पुराने सिक्कों में केवल चिन्ह थे जो बाद में राजाओं, देवताओं के साथ उनकी तिथियों और नामों का भी उल्लेख करते थे। जो पुराने सिक्के थे उसमें केवल सिंबल के प्रकार कहीं मतलब कि उसमें सिंबल के आधार पर उनमें बस चिन्ह को प्रदर्शित कर दिया था, उसमें मुहरे लगाया था। लेकिन बाद में जैसे बाद में देखा जा गया कि राजाओं तथा देवताओं के साथ साथ उन पे तिथियाँ भी अब नामों का उल्लेख, तिथि सिक्के पर तिथि उस समय के डेट का भी नामों का उल्लेख किया जाने लगा। उदाहरण के लिए पश्चिम सत्रप के सिक्कों पर शक काल की तिथियां मिलती है। जो उदाहरण काल में पश्चिम जो सत्रप थे के सिक्के पर जो शक काल था, शक वंश था, उनके काल की तिथियां मिलती है। सिक्कों के प्रचलन ने हमें कई सत्तारूढ़ राजवंशों के इतिहास का पुनर्निर्माण करने में सक्षम बनाया। सिक्के राजनीतिक संगठन पर बहुमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं। मिसाल के तौर पर योधेय और मालवक सिक्के गण की विरासत को आगे ले जाते हैं जो हमें उनके गैर राजतंत्रीय स्वरूप के बारे में बताता है। दक्कन के सातवाहन सिक्कों पर एक जहाज की छवि
समुद्री व्यापार के महत्व को गवाही देती है। जो दक्कन के सातवाहन शासक थे, उनके सिक्के पर जो एक जहाज की छवि का उल्लेखित मिलता है, जिससे यह उल्लेखित होता है कि यह जो एक मतलब कि एक संदेश जाता है कि उस काल में जो व्यापार होते थे उस जहाज के माध्यम से एक दूसरे से व्यापार होते रहे हैं। मरणोत्तर काल में सिक्के शीशा, लेटिन, तांबा, कांस्य, चांदी और सोने के बने थे। इन्हें बड़ी तादाद में जारी किया गया, जिससे हमें उस काल के दौरान व्यापार की बढ़ती मात्रा की जानकारी मिलती है। गुप्त राजाओं ने भी कई सोने के सिक्के जारी किए। इन्हें दिनार के रूप में जाना जाता है। गुप्त जो राजवंश थे उन्होंने सोने के सिक्के जारी किए थे, जिसे दिनार के रूप में भी जाना जाता है। ये बहुत कुशलता से बनाए गए हैं और थप्पे द्वारा निर्मित है। जो ये सिक्का का निर्माण होता था, बहुत इसमें दक्षता, जो इसको बनाते थे वो बहुत बिल्कुल दक्ष और कौशल शिल्पकार थे जो इन सिक्कों का निर्माण करते थे। राजगद्दी पर बैठे राजाओं के विभिन्न मुद्राओं को दर्शाया गया है। राजाओं को शेर या गैंडे का शिकार करते, धनुष या युद्ध कुल्हाड़ी पकड़ते, संगीत वाद बजाते या अश्वमेध यज्ञ करते जैसी गतिविधियों के साथ दर्शाया गया है। समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त के सिक्कों पर उन्हें बीणा बजाते हुए दिखा गया है। जो गुप्त वंश के शासक हुए समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त के सिक्के पर उस समय जो इन लोग के काल में जो सिक्का था उन पे बीणा बजाते हुए दिखाया गया है। यह बीणा बजाते ही यह दर्शाता है कि जो समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त जो शासक हुए वो बीणा से कितना स्नेह और उनसे लगाव था, संगीत की ओर कितना उनका झुकाव था। गुप्तोत्तर काल में सोने की सिक्कों की संख्या और शुद्धता में गिरावट आ गई। जो सोने की जो सिक्के थे उनमें शुद्धता में गिरावट आ गई। यह तथ्य आर एस शर्मा का समानतावाद पर आधारित आध्यात्मिक विवादास्पद धारणा का आधार बनी है। उनके अनुसार सिक्कों में खोट और कौड़ियों को बढ़ता उपयोग इस काल के व्यापार और वाणिज्य की गिरावट की ओर संकेत करता था। तो यह कह रहा है कि जो सोने के सिक्के पहले बनते थे वो बिल्कुल प्योर मात्रा में सोना था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि जब गुप्तोत्तर काल प्रारंभ होने लगा तो उनमें सिक्कों में जो सिक्का जो सोना था उनमें खोट और कौड़िया को मिलाया जाने लगा और इससे क्या हुआ कि प्योर सोने के जो सिक्के थे उसमें भारी शुद्धता में भारी गिरावट आ गई। तो हम लोग सिक्का देख लिया, सिक्का का अध्ययन भी कर लिया। अब हम लोग देखेंगे शिलालेख। शिलालेख जो शिलालेखों के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र कहा जाता है। शिलालेख के जो अध्ययन को हम लोग पुरालेख शास्त्र कहा जाता है। शिलालेख मुहरों, तांबे की प्लेटों, मंदिरों की दीवारों, लकड़ी के टुकड़े, पत्थर के खंभे, चट्टानों की सतहों, ईंटों या चित्रों पर उकेरे गए हैं। जो ये शिलालेख है, इस शिलालेख का उल्लेखित किस किस चीज़ों पे होता था? तो शिलालेख जो है मुहरों पे, तांबे की प्लेटों पे होता था, मंदिर की दीवारों पे होता था, लकड़ी के टुकड़े, पत्थर के खंभे, चट्टानों की सतह, ईंटों या चित्रों पर उकेरे गए थे। इसलिए उकेरे गए थे कि ये जो जितने भी मुहरे, तांबे, पत्थर के खंभे ये जल्दी नष्ट नहीं होती तथा ये कठोर और लचीलापन नहीं होती है। इस पे जो उल्लेखित होता था वो बहुत समय कालखंड तक चल पाएगा, टिक पाएगा। इसलिए इन कठोर धातुओं पे ही शिलालेख को उल्लेखित किया जाता था। प्राचीनतम शिलालेखों पर अंकित लिपि लगभग 2500 ईस्वी पूर्व की हड़प्पा लिपि है जो अभी तक पढ़ी नहीं गई है। प्राचीनतम शिलालेख जो हमें प्राप्त हुए वो हड़प्पा सभ्यता की शिलालेख मिला है। जो इसमें लिपि जो लिपि उस पर उल्लेखित थी जो अभी तक हम लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं। सर्वप्रथम अशोक के शिलालेख पढ़े गए। जो सर्वप्रथम अशोक के जो शिलालेख, अशोक के शासनकाल में जो अशोक अपने साम्राज्य व्यवस्था के संचालन में जो हर क्षेत्र में जहाँ जहाँ उन पे क्षेत्र पर अधिकार था वहाँ उन्होंने अभिलेख के माध्यम से अपना अस्तित्व को वहाँ पर प्रदर्शित किए थे।
यह शिलालेख पूरे उपमहाद्वीप में चट्टान की सतह और पत्थर के स्तंभों पर पाए गए हैं। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने का श्रेय 1837 में जेम्स प्रिंसेप को जाता है। एक अंग्रेज जेम्स प्रिंसेप था। उन्होंने पहली बार अशोक के जो शिलालेख था 1837 में उसने पढ़ा था। वे बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी में एक सिविल सेवक थे। वो जो बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेज हमारे भारत में व्यापार करने के माध्यम से आए थे, धीरे धीरे यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने अस्तित्व बढ़ाया और यहाँ पर शासन करने लगे थे। उसी कंपनी में एक सिविल सेवक ब्यूरोक्रेसी थे जो जेम्स प्रिंसेप, जो यहाँ के अशोक के शिलालेख को पढ़े थे। अशोक के अधिकतर अभिलेख ब्राह्मी व खरोष्टी लिपि में हैं। जोसेफ के अधिकतर जो अभिलेख है वो ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में ही उल्लिखित है। अशोक के शिलालेखों की लिपि काफी विकसित है। यह माना जाता है कि लेखन कार्य उससे पहले के काल में भी किया जाता होगा। श्रीलंका में अनुराधापुरा की खुदाई में छोटे लेखों वाले बर्तन के ठिकरे मिले हैं, जिसे 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व यानी मौर्य काल के पूर्व का माना जाता है। संस्कृत का पहला शिलालेख लगभग 1ली शताब्दी ईसा पूर्व का मिलता है। प्राकृत और संस्कृत के मिश्रण वाली प्रारंभिक अभिलेख लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी में मिलता है, जिसके स्थान बाद में ही शाही अभिलेखों की भाषा के रूप में संस्कृत ने ले लिया। अभिलेख विभिन्न प्रकार के थे। अशोक के शिलालेख राजकीय आदेश थे जो सामान्य रूप से अधिकारियों या लोगों को संबंधित थे। वह सामाजिक, धार्मिक और प्रशासनिक मामलों से संबंधित थे। जो अशोक के अभिलेख थे उनमें अभिलेखों पे सामाजिक, धार्मिक, प्रशासनिक के मामलों से संबंधित वो उस पर उल्लेखित किए जाते थे। वो एक राजा का संदेश के माध्यम से उस पर उल्लेखित करते थे ताकि वहाँ के प्रजा इन अभिलेखों पे जो उल्लेखित शब्दों या जो शब्द थे शब्द के भंडारण थे उसके माध्यम से वहाँ के प्रजा से पालन करवाया जाता था। अशोक का लुम्बिनी स्तंभलेख एक स्मारक शिलालेख है, क्योंकि अशोक द्वारा की गई बुद्ध के जन्म स्थान की यात्रा को दर्ज करता है। फिर सती तथा नायक के स्मारक मिले, जिनमें से कुछ पर अभिलेख मिलते हैं। मंदिर के निर्माण को रिकॉर्ड करने वाले दान अभिलेख सैकड़ों की संख्या में प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में दक्कन और दक्षिण भारत में पाए गए हैं। इनके अलावा हमारे पास ताम्रपत्रों पर उत्कीर्ण राजकीय भूमि अनुदानों के कई हजार अभिलेख मिले हैं। ये दान के दस्तावेज हैं जो ब्राह्मणों और अन्य लाभार्थियों को दिए गए भूमि और अन्य वस्तुओं के अनुदान रिकॉर्ड करते हैं। शिलालेख जो उनके संरक्षकों की प्रशंसा में लिखे गए हैं, एक प्रशस्ति के साथ शुरू होते हैं। उदाहरण हेतु 1म शताब्दी ईसा पूर्व से 1म शताब्दी ईस्वी के कलिंग ओडिशा के राजा खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख और गुप्त राजा समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख हैं। कुछ शिलालेख जो ओडिशा के राजा खारवेल थे उनके हाथी गुफा अभिलेख से उनके शासन प्रशासन की जानकारी मिलती है। कुछ शिलालेख बांध, जलाशय, टैंक तथा धर्मार्थ भोजन घर आदि के निर्माण को रिकॉर्ड करते थे। कुछ शिलालेख थे वहाँ के बांध, जलाशय, जितने भी सार्वजनिक स्थल थे उनके बारे में जानकारी देते थे। शक शासन रुद्रदमन के जूनागढ़ गिरनार जो गुजरात के क्षेत्र में शिलालेख में चंद्रगुप्त मौर्य के समय सुदर्शन झील नामक एक जलाशय के निर्माण का रिकॉर्ड है। जो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख जो शिलालेख प्राप्त हुआ उसमें चंद्रगुप्त मौर्य के समय के काल के सुदर्शन झील का विवरण उसमें प्रदर्शित है।
अशोक के शासनकाल में इसे पूर्ण किया गया और लगभग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में इसकी मरम्मत की गई। इस तरह विभिन्न प्रकार के शिलालेखों के अलावा हम विविध प्रकारों जैसे भित्ति चित्र, धार्मिक सूत्र और मुहरों पर लेखन कार्य पाते हैं। अभिलेख जो है राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक इतिहास का एक अच्छा स्रोत है। वे इतिहासकारों के लिए मूल्यवान हैं क्योंकि वे हमें समकालीन घटनाओं और आम लोगों के बारे में बताते हैं। जो अभिलेख जो था इससे हमें राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक दशा के बारे में जानकारी देता था तथा इतिहासकारों को जो इतिहास अध्ययन करने में इसका मूल्यवान अधिक था, क्योंकि ये समकालीन घटनाओं के आम लोगों के जो समकालीन घटनाओं उस समय की घटित घटनाओं वो आम लोगों के बारे में जानकारी देती थी। अधिक से अभिलेख तो थे जो राजा के बारे में जानकारी देते थे, लेकिन बहुत सारे अभिलेख ऐसे मिले हैं जो वहाँ की प्रजा के बारे में, प्रजा की दशा के बारे में विवरण प्राप्त कराते थे। उनका प्रसार राजा के विस्तार क्षेत्र के बाहर में बताता है। कई शिलालेखों में वंशावली विवरण और कभी कभी उन राजाओं के नाम भी शामिल होते हैं जो मुख्य वंशावली में छूट गए हैं। पल्लव, चालुक्य और चोल काल के भूमि अनुदान हमें समकालीन राजस्व प्रणालियों, किसी भी विवरण, राजनीतिक संरचनाओं की जानकारी प्रदान करती है। शिलालेखों के कई अन्य उपयोग भी है। उदाहरण के लिए वे हमें मूर्तियों की तिथियों के बारे में बताती है। जो शिलालेख है उदाहरण के तौर पे मूर्तियों की तिथि, जिस समय मूर्तियों की संरचना को विकसित की गई थी, बनाई गई थी, किस काल में बनाई गई थी, इसके लिए भी शिलालेख बहुत महत्वपूर्ण है। वे हमें विलुप्त होने वाली धार्मिक संप्रदायों के बारे में बताती है। वे हमें आजीवक पंथ, ऐतिहासिक भूगोल, मूर्ति कला का इतिहास, कला और वास्तुकला, साहित्य और भाषाओं का इतिहास, यहाँ तक कि संगीत जैसी कला के बारे में जानकारी देते हैं। वे साहित्यिक ग्रंथों की तुलना में अधिक विश्वसनीय है क्योंकि वे हमेशा धार्मिक नहीं होते हैं। तो ये था हमारे पुरातात्विक अवशेष। अब हम लोग पढ़ेंगे विदेशी वृत्तांत। कई आगंतुक तीर्थयात्रियों, व्यापारियों, उपनिवेशकों, सैनिक और राजदूतों के रूप में भारत आए। उन्होंने जिन जगहों पर वस्तुओं को देखा उन पर अपना विवरण दिया। यदि उनका ध्यानपूर्वक अध्ययन किया जाए तो यह लेख बहुत सारी ऐतिहासिक जानकारी देते थे। प्राचीन काल में उपमहाद्वीप के बाहर से बहुत सारे तीर्थयात्री, उस समय के व्यापार करने वाले व्यापारियों, उपनिवेशकों तथा सैनिक तथा राजदूत भारत आते थे तथा इनके बारे में वो वस्तु जो उनको मनमोहक कर लेते थे, वस्तु या यहाँ की सामाजिक संरचना होगी, अर्थव्यवस्था होगी, आर्थिक होगी, राजनीतिक शासन के बारे में अपने यात्रा वृत्तांत में उसको लिखते थे तथा उनमें से एक यूनानी लेखक सेंद्रकोटस का उल्लेख करते हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे एक युवा के रूप में सिकंदर से मिले थे। 18वीं शताब्दी में विलियम जोन्स ने सेंद्रकोटस को चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में पहचाना। 18वीं शताब्दी के जो विलियम जोन्स ने हैं उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंद्रकोटस को चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में पहचाना, जो मौर्य कालक्रम का आधार बना। सेल्यूकस के दूत मेगास्थनीज ने इंडिका में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में अपने ठहरने का विवरण दिया। जो मेगास्थनीज है उन्होंने अपनी कृति इंडिका में उन्होंने उल्लेख करते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में उसने ठहरे थे, जो सेल्यूकस के दूत था। हालांकि यह पाठ अब मौजूद नहीं है, लेकिन बाद के लेखक इसके कुछ भागों का उल्लेख करते हैं, जिससे मौर्य काल की प्रशासनिक संरचना, सामाजिक वर्गों, आर्थिक गतिविधियों का पुनर्निर्माण संभव हो पाया। ग्रीक और रोमन यात्रियों के विवरण प्रारंभिक भारत में हिंद महासागर के व्यापार के बारे में उपयुक्त जानकारी देते हैं। पेरिप्लस ऑफ
द एरिथियन सी और टालमी का जियोग्राफी ग्रीक में लिखे गए दोनों ग्रंथ भारत के भूगोल और प्राचीन व्यापार के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। स्ट्रेबो, एरियन, प्लिनी द एल्डर के शुरुआती यूनानी और लैटिन विवरणों में हमें भारतीय समुद्री व्यापार के बारे में पता चलता है। जैसे कि जितने भी हमारे व्यापार होते थे, ग्रीक से यूनान से व्यापार होता था, उन व्यापारियों के साथ साथ बहुत सारे उस समय के शासक, तीर्थयात्री उन जहाज़ों से आते थे तथा भारत भ्रमण करने के दौरान यहाँ के भारत के जितनी भी राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, महिलाओं की दशा और यहाँ के राजा शासन, प्रजा के बारे में जानकारी और अपने यात्रा वृत्तांत के डायरी में वो नोट्स करते थे। चीनी यात्रियों ने समय समय पर भारत का दौरा किया। वे बौद्ध तीर्थयात्री के रूप में यहाँ आए थे और इसलिए उनके विवरण में बौद्ध धर्म के प्रति झुकाई देता था। उन्होंने कई पवित्र स्थानों और बौद्ध मंदिरों का दौरा किया। फहियान ने 399 से 414 ईस्वी के बीच भारत की यात्रा की, लेकिन उसकी यात्रा उत्तर भारत तक ही सीमित थी। हेनसांग ने 639 ईस्वी में अपना घर छोड़ दिया और भारत में 10 साल तक रहा। जो हेनसांग था वो घर छोड़ के भारत में 10 साल तक रहा तथा फहियान ने गुप्त और हेनसांग ने हर्षवर्धन के समय राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक परिस्थितियों का वर्णन किया। जो फहियान था वो गुप्त शासनकाल के बारे में यहाँ का उल्लेख किया और जो हेनसांग थे हर्षवर्धन के समय के शासनकाल का अपने यात्रा वृत्तांत में वर्णन किया था। बाद के थोड़ा बहुत ये चित्र देख लेते हैं। इन चित्र किसका है? चीन भिक्षु हेनसांग की अपनी भारत यात्रा का एक चित्र टोक्यो के राष्ट्रीय संग्रहालय, जापान के जो टोक्यो है वहाँ पे राष्ट्रीय संग्रहालय में इनका इस चित्र को वहाँ पे रखा गया है। ये जो हेनसांग है जो हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। बाद के समय में कुछ अरब यात्रियों ने भारत के बारे में अपने विवरण दिए। इन अरब विद्वानों में सबसे प्रसिद्ध अबू रिहान थे, जिन्हें हम अलवर्णी के रूप में जानते हैं। वे ख्यू आधुनिक तुर्कमेनिस्तान के क्षेत्र के थे। भारत के लोगों के बारे में जानने के लिए उन्होंने भारतीय ग्रंथों को उनकी मूल भाषा में अध्ययन किया। उनकी रचना तहकीक-ए-हिंद वास्तव में एक विश्वकोश है। इसमें भारतीय लिपियों के बारे में विज्ञान, भूगोल, ज्योतिष, खगोल विज्ञान, दर्शन, साहित्य, विश्वास, रीति रिवाजों, धर्मों, त्योहारों, अनुष्ठानों, सामाजिक मानदंडों और कानून जैसे विषयों को शामिल किया गया। जो अरबी यात्री थे जो अबू रिहान, जिस अलवर्णी के नाम से भी जानते हैं, यह भारत के राजनीतिक और सामाजिक, आर्थिक से हट के भारत की जो सांस्कृतिक थी, यहाँ की जो भौगोलिक दशाएं थी, उन जो भौगोलिक दशाएं, जो प्रौद्योगिकी, यहाँ की ज्योतिष, खगोल के बारे में भी वर्णन किया है। अलवर्णी की रचना 11वीं शताब्दी के भारत के लिए एक मूल्यवान ऐतिहासिक स्रोत है। जो अलवर्णी की रचना थी 11वीं शताब्दी की, जो ऐतिहासिक स्रोत है, इसमें बहुत बारीकियों से भारत का वर्णन किया गया है। हर क्षेत्रों में इनका वर्णन है। उन्होंने पहली बार गुप्त संवत के शुरुआती वर्ष की पहचान कराई। अरब और भारत के लोग समुद्र व्यापारी करते थे। अरब यात्री जैसे सुलेमान के विवरण का भारत का उल्लेख मिलता है। तो ये थे हमारे प्राचीन काल के स्रोत जो हमने पढ़ा। अगर इसे अच्छी तरीक़े से आप लोग इसे कवर कर लेते हैं तो आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये अपने आप में काफ़ी बेनिफिट है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो इसको हम लोग अभी हम इसको, अगर आप लोगों के इस वीडियो से हेल्पफुल हुआ होगा तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।